हेलो एवरीवन। तो आज हम इकॉनमी के एक नए लेक्चर के साथ हैं। जैसे कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकॉनमी क्या होता है। लेक्चर 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि इकॉनमी की आइडियोलॉजिकल बेसिस पर कितने टाइप्स हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो डिस्कशन का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो पहली चीज़ जो हमें नेशनल इनकम में डिस्कस करनी है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो पहले तो हम ये समझें कि इनकम क्या है, क्योंकि अगर हमें इनकम पता होगी तो हमें नेशनल इनकम से लिंक हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इनकम की बात करें कि इनकम क्या है, तो ऐसा समझिए कि अगर हम किसी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं एंड इन दैट केस इफ वी आर गेटिंग एनी बेनिफिट देन दैट इज नोन एज आर इनकम। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। तो कोई भी ट्रांसफर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से हो, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से हो, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली जो इनकम है, जो पैसा मिल रहा है, वो हमारी क्या है, इनकम है। तो कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा गुड्स का भी हो सकता है और प्रोडक्शन हमारा सर्विसेज का भी हो सकता है। तो सर्विसेज और गुड्स में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए और उस प्रोडक्शन से जो भी इनकम हो वो हमारी क्या कहलाएगी, या जो भी ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एक लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें कि अगर एक एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर हम उन सब की इनकम को एड ऑन कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी। जैसे हम मान लीजिए कंट्री की बात करते हैं तो एक कंट्री में, ये सिर्फ लेमन में समझे, तो एक कंट्री में जितने भी सिटीजन रह रहे हैं, अगर इन सब की इनकम को एड ऑन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेशनल इनकम बन जाएगी। अब नेशनल इनकम को जो मेजर किया जाता है, वो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी हमारा क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या बनेगा, जीएनपी। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारा जीएनपी बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा सेक्शन हमारा बनेगा एनडीपी। ठीक है, एनडीपी हमारा कहलाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक लास्ट सेक्शन जो हमारा बनेगा इसमें, वो बनेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डरना नहीं है, अभी सिर्फ एक बेसिक से समझना है कि नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करेंगे। तो हम नेशनल इनकम को जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के थ्रू मेजर करेंगे। ठीक है, अभी तो बेसिक चीज़ समझनी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम जीडीपी समझेंगे क्या होता है, फिर हम जीएनपी समझेंगे क्या होता है, फिर एनडीपी और फिर एनएनपी पे आएंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हमारा जीडीपी क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, हम इसको सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो रहा है, एक विद इन द टेरिटरी हो रहा है। मान लो इंडिया की ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, तो जीडीपी के लिए पहली चीज क्या हुई कि जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसकी कॉस्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ठीक है, जीडीपी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है। प्रोडक्ट जो है वो हमारे गुड्स भी हो सकते हैं और हमारे सर्विसेज भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हमारी गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर या इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, इन अ गिवन पीरियड यूजुअली टेकन एज financial year which is from 1st of April to 31st of March।
ठीक है, 1st of April to 31st of March in the given territory, ठीक है, in a given territory। तो जीडीपी की अगर हम डेफिनेशन समझें तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या हुई कि जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड यूजुअली टेकन एज फाइनेंशियल ईयर विच इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March इन अ गिवन टेरिटरी, ये ना फिक्स टेरिटरी। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा जाए तो आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि एक टेरिटरी के अंदर, जो गिवन टेरिटरी है, इसके अंदर जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं, उन गुड्स और सर्विसेज का जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी जो फाइनल कॉस्ट है, वो फाइनल कॉस्ट हमारी क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर फाइनल गुड्स क्या होते हैं? भाई गुड्स तो हमें समझ में आता है, बट ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? तो समझिएगा, चाहे गुड्स हों या सर्विसेज हों, ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज दो टाइप की होंगी। एक हमारी फाइनल गुड्स होंगी या फाइनल सर्विसेज होंगी, और एक हमारी इंटरमीडियरी होंगी। ठीक है, एक हमारी इंटरमीडियरी होंगी। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको फाइनल बेसिस पर कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है, इनको कौन यूज करेगा? इनको कंज्यूमर यूज करेगा। तो जिन गुड्स को कंज्यूमर यूज करे डायरेक्टली और किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ना आए, वो हमारी कहलाएंगी फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का एक टाइप बना जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हुए। कंज्यूमर गुड्स एग्जाम्पल के लिए हम माने तो हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो जो प्रोडक्ट परचेज़ किया, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक कार परचेज़ करी, तो जो कार उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करी, वो क्या कहलाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो ये एक और गुड्स बनता है जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज करके फाइनल गुड्स बनाए जाएं, और उनको मेजरली इंडस्ट्रीज यूज करती हैं ताकि इंडस्ट्रीज उससे कुछ प्रोडक्ट बना पाएं। तो जैसे एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम, मान लीजिए एक वेल्डिंग मशीन है और एक इंडस्ट्री ने एक वेल्डिंग मशीन खरीदी क्योंकि उसको चेयर्स की वेल्डिंग करनी थी। तो जिस कंपनी ने उस वेल्डिंग मशीन को बनाया, ठीक है, वो जब एक दूसरी कंपनी को बेचेगी तो दूसरी कंपनी के लिए वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। तो उसकी कॉस्ट भी हम जीडीपी में डायरेक्टली क्या कर देंगे? एड ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंटरमीडियरी गुड्स वो होते हैं जिसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। मतलब वो गुड्स जिन गुड्स का यूज किसी चीज को बनाने में किया जाए और प्रोड्यूसर को उस गुड्स में वो चीज लगा के दे दी जाए, वो हमारी इंटरमीडियरी गुड्स हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए मारुति ने एक कार बनाई, तो मारुति ने जब कार बनाई तो उसमें टायर्स लगाएंगे। टायर्स मारुति नहीं बनाएगी, टायर्स कौन बनाएगा? टायर्स एमआरएफ बनाएगा, क्योंकि टायर्स जो हैं वो एमआरएफ बनाएगा। लेकिन जब कार को बेचा जाएगा तो बेचते टाइम कार की कॉस्ट में टायर्स की कॉस्ट भी एड ऑन होगी। तो उस वक्त उस टायर की कॉस्ट जो है वो हम एंड में जोड़ेंगे, इंटरमीडियरी में नहीं जोड़ेंगे। मतलब एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एमआरएफ है, एमआरएफ ने टायर बेचा मारुति को। ठीक है, एमआरएफ ने टायर बेचा मारुति को। एक एग्जाम्पल के लिए एक टायर की कॉस्ट 5000 रुपीज है, तो 5000 रुपीज जीडीपी में एड ऑन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब मारुति कार बेचेगा तो उसमें ये 5000 रुपीज एड ऑन होंगे, तो उस वक्त ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडियरी गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम इस एमआरएफ के टायर को सीधे परचेज करें कंज्यूमर के फॉर्म में, तो उस केस में ये एमआरएफ क्या बन जाएगा? हमारा फाइनल गुड्स बन जाएगा और 5000 रुपीज जीडीपी में एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये हुआ कि जो इंटरमीडियरी गुड्स हैं,
अगर हम इसको यहाँ भी जोड़ लें और जब ये मारुति अपनी कार को बेच रही हो हम उस वक्त भी जोड़ लें तो इसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। और इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको यहाँ पर एड ऑन नहीं करते, मतलब इंटरमीडिएरी गुड्स को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता डायरेक्टली, क्योंकि फाइनल कॉस्ट में उसकी कॉस्ट क्या होगी, एड ऑन होगी। ठीक है, तो आई गेस पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेरिटरी क्या होती है। देखो गिवन पीरियड तो हमें पता ही है, गिवन पीरियड क्या होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जो एक फाइनेंशियल ईयर है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया एक पीरियड, गिवन पीरियड। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर को हम फिर से डिवाइड करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर कैलकुलेशन या फॉर द सेक ऑफ आर बेनिफिट, कि हमने फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड किया है 4 क्वार्टर्स में। ठीक है, तो एक साल है तो हमने पहला साल क्या बोला, पहला वर्ग को Q1 बोल दिया, दूसरा हमने Q2 बोला, तीसरा हमने Q4 बोला, Q3 बोला और चौथा हमारा Q4 हुआ। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च ले रहे हैं इसको हमने 3 के महीने में क्वार्टर्स में डिवाइड किया। अब आप बोलोगे सर क्यों किया, वो क्यों किया ताकि हम ये मेजर कर पाए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई हमने Q1 मेजर किया, मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी और कुछ मेजर्स लेने थे ताकि हम इकोनॉमी को ग्रो कर पाए, तो हम Q1 में क्या करेंगे, उन मेजर्स को लेंगे और Q2 में उससे ग्रोथ को बढ़ा लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि Q1 में हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई मार्केट में जो डिमांड है वो कम है, तो क्योंकि Q1 में डिमांड कम थी तो फ्लो ऑफ कैपिटल क्या करना था, बढ़ाना था। क्योंकि हमें फ्लो ऑफ कैपिटल बढ़ाना था तो हमने क्या किया, हमने फ्लो ऑफ कैपिटल को बढ़ाने के लिए मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्यूज कर दिया, तो Q2 में हमारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना है Q1 जो है वो 3 महीने का होगा। शुरू कहाँ से होगा, अप्रैल से शुरू होगा, तो अप्रैल मई और जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का बनेगा। Q2 जो है हमारा वो जुलाई से शुरू होगा। ठीक है, तो जून यहां हो गया था, जुलाई यहां हो गया, अगस्त और सितंबर। ठीक है, फिर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा Q3 बनेगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा Q3 बन जाएगा और जनवरी फरवरी और मार्च हमारा Q4 होगा। तो इस बेसिस पर हम क्वार्टर्स को 1, 2, 3 और 4 क्वार्टर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर से बात करते हैं फाइनल गुड्स। हमें समझ में आया कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूमर तक कंज्यूम हो, या जो कैपिटल गुड्स हो वो हमारे फाइनल गुड्स हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने बात करी कि गिवन पीरियड क्या होता है, तो हमने बोला गिवन पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें हम जीडीपी मेजर करेंगे और हम अपने कन्वीनियंस के लिए फाइनेंशियल ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसको Q1, Q2, Q3 और Q4 कहा जाएगा। ये 4 क्वार्टर 3 महीने के होंगे। ठीक है, इसलिए कभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा और न्यूज़पेपर में देखिएगा तो वहां लिखा होता है Q1 प्रॉफिट इज दिस, या फॉर एग्जाम्पल जैसे TCS Q1 प्रॉफिट इज 4%, तो Q1 प्रॉफिट मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ हैं Q1 क्वार्टर के, उनके 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है, इतने % है। अब बात है गिवन टेरिटरी कि भाई गिवन टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, देखो गिवन टेरिटरी का मतलब जनरल वे में अगर हम बात करें तो जनरल वे में गिवन टेरिटरी का मतलब हुआ कि इंडिया की जो भी टेरिटरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी टेरिटरी बन जाएगी। तो पहली चीज जो टेरिटरी का पार्ट बनता है वो हमारा बनता है पॉलिटिकल टेरिटरी। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ते टाइम पढ़ा होगा कि हमारे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है और इंटरनेशनल कोस्ट लाइन है, तो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और इंटरनेशनल कोस्ट लाइन हमारा क्या बना रहा है, हमारा बना रहा है पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है,
इसके अलावा जो भी एम्बेसीज हैं हमारी, वो हमारी एम्बेसीज इस टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। तो मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, तो जो यूएस में इंडियन एम्बेसी है, मान लो इंडिया हमारा यहाँ हो गया और यूएस हमारा अलग हो गया। अब यूएस में जो भी इंडियन एम्बेसी होगी, वो इंडियन एम्बेसी है तो यूएस में, बट उसको माना जाएगा इंडिया की टेरिटरी। और इस एम्बेसी में जो भी प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन इंडियन जीडीपी का सेक्शन माना जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके अलावा जो भी हमारे मिलिट्री सेटअप्स होते हैं जो अब्रॉड लोकेटेड हैं, वो मिलिट्री सेटअप्स भी हमारी टेरिटरी का पार्ट ही माने जाएंगे। तो मान लीजिए इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री सेटअप कहीं इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो भी मिलिट्री सेटअप हमने कहीं दूसरी टेरिटरी में इंस्टॉल किया है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारा कहलाएगा गिवन टेरिटरी, वो हमारी टेरिटरी बन जाएगी। ठीक है, तो आई गेट्स आपको फाइनल गुड्स क्लियर होगा, गिवन पीरियड क्लियर होगा और टेरिटरी क्लियर होगी। तो जीडीपी की डेफिनेशन फिर से अगर देखी जाए तो जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली टेकन एज अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st of April to 31st of March इन अ गिवन पीरियड। ये हमारा हो गया जीडीपी। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा बात करते हैं। देखिए जीडीपी तो हमारा क्लियर हो गया कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जीएनपी क्या है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छे से समझना इसको भी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी पहली चीज ये फाइनल कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये फाइनल कॉस्ट है। किसकी फाइनल कॉस्ट है, सारी गुड्स और सर्विसेज की फाइनल कॉस्ट है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, यहां भी वही सेम होगा कि गिवन टाइम पीरियड में लिया जाएगा, गिवन टाइम पीरियड में लिया जाएगा कि भाई किस टाइम पीरियड में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यूजुअली ये भी फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है जो कब से कब शुरू होगा, 1st of April से 31st of March के बीच चलेगा। तो 1st of April से कब तक होगा, 31st of March के बीच होगा। अब यहां क्या डिफरेंस आता है, जीडीपी में हमने लिया था टेरिटरी कि हमारी टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए। इस टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरीज भी थी, इस टेरिटरीज में एम्बेसीज भी थी, इस टेरिटरी में मिलिट्री सेटअप्स अब्रॉड भी थे। बट अगर हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी में टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जीएनपी में इंपॉर्टेंट होता है नेशनल्स। ठीक है, नेशनल्स का मतलब अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडियंस। ठीक है, क्या लेंगे, इंडियंस। तो अगर इसको थोड़ा लेमन में समझा जाए तो इसको ये ऐसा बोलेंगे कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज इंडियंस के द्वारा बनाए जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इंडियंस को इंडियन टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए। वो इंडियंस जो अब्रॉड में या फॉरेन टेरिटरी में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनको भी यहां काउंट करेंगे और उन्होंने जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज बनाई हैं, वो सारी सर्विसेज जीएनपी का पार्ट होंगी। ठीक है, तो अब जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंसेस हुए, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंसेस हुए कि जीडीपी में टेरिटरी इंपॉर्टेंट थी, जीएनपी में नेशनल इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक इंडियन फॉरेन टेरिटरी पर भी कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इंडियन जीएनपी का पार्ट तो होगा, बट इंडियन जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है।
मान लीजिए इस क्रिकेट टेस्ट मैच में केएल राहुल को कोई मैन ऑफ द मैच दिया जाए, ठीक है, एक एग्जाम्पल मानते हैं, एक अमाउंट दिया गया, मान लीजिए 3 लाख का अमाउंट दिया गया मैन ऑफ द मैच के लिए, ठीक है। अब ये 3 लाख रुपए का जो अमाउंट दिया गया, क्या ये इंडियन जीडीपी का पार्ट होगा या इंडियन जीएनपी का पार्ट होगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में पहले यहां वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो केएल राहुल को प्राइज दिया गया मैन ऑफ द मैच का, वो जीडीपी का पार्ट होगा कि जीएनपी का पार्ट होगा कि दोनों का होगा? ठीक है, पॉज करिएगा, सोचिएगा, तब आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है, हम बताते हैं। मेजरली ये प्रोडक्शन हुआ किससे? केएल राहुल से। केएल राहुल कौन है? इंडियन है, ठीक है, ये वेल एंड गुड है। अब इंडियन है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है। ये मैच कहाँ चल रहा है? एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड में चल रहा है, तो ये इंडियन टेरिटरी के बाहर है। इंडियन टेरिटरी के बाहर है तो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये बात तो ठीक है, जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन केएल राहुल ने किया है, इसलिए ये जीएनपी का पार्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन चाहे वहीं बाहर भी हो रहा हो, लेकिन अगर वो इंडियंस ने प्रोड्यूस किया है तो वो जीएनपी का पार्ट होगा, नहीं तो वो जीएनपी का पार्ट नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक यूएस कंपनी है एप्पल। एप्पल ने इंडिया में एक अपनी फैसिलिटी लगाई, एक फैक्ट्री लगाई, प्रोडक्शन किया, ठीक है, इंडिया के अंदर कर रहे हैं, है ना, इंडिया के अंदर कर रहे हैं। क्या जो प्रोडक्शन एप्पल ने किया वो जीडीपी का पार्ट होगा या जीएनपी का पार्ट होगा? तो टेरिटरी तो इंडियन है, टेरिटरी तो इंडियन है, क्योंकि टेरिटरी इंडियन है तो जीडीपी का पार्ट होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडियन है कि नहीं है। ये बात क्लियर है? लेकिन क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स नहीं है, एप्पल इंडियन नहीं है, इसलिए उसकी कॉस्ट जीएनपी में एड ऑन नहीं होगी। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंसेस हैं? आई गेस ये क्लियर होगा। एक में टेरिटरी इंपॉर्टेंट है और एक में नेशनल्स इंपॉर्टेंट है ना? अब अगर मान लीजिए मुझे जीडीपी से जीएनपी आना हो, ठीक है, जीडीपी से जीएनपी आना हो, तो हम क्या करते हैं कि जो पैसा इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है भाई, जो इंडिया में जो लोगों ने पैसा बनाया था, मान लो एप्पल ने कुछ प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन करके वो पैसे बाहर लेके जाएंगे, तो जो पैसा बाहर जा रहा है वो तो हमारा पैसा है नहीं, वो तो नेशनल्स का पैसा है नहीं, इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक मिनट रुकिएगा, हम उसको सेपरेट करेंगे और उसको बोलेंगे आउटफ्लो। तो जीडीपी में से आउटफ्लो को माइनस किया जाए, ठीक है, तो जीएनपी बेटर देखने को मिलता है। सेम वैसे ही इंडिया के बाहर जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, तो जिस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया तो कुछ पैसा इंडिया भेजा, वो इनफ्लो है। तो अगर हम इनफ्लो को एड ऑन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा। इसको कंबाइंडली हम नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। अगर हम चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट ये होगा क्या, ये समझना ज़रूरी है कि जो पैसा इंडिया आया है वो हम मान रहे हैं कि इंडियंस ने बनाया था, तो हमने उसको एड ऑन कर दिया। जो पैसा इंडिया से गया है, हमने माना है कि वो पैसा इंडियंस ने नहीं बनाया था, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आउटफ्लो और इनफ्लो हमारे सब्ट्रैक्ट हो गए। ये हमारा जीडीपी हुआ और ये हमारा जीएनपी हुआ। अब कुछ एक और चीज देखते हैं कि बात की गई थी प्रोडक्शन की, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन की बात की गई थी तो जीडीपी और जीएनपी दोनों में जो चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो ना जीडीपी का पार्ट होगा ना जीएनपी का पार्ट होगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर किसी चीज को रीसेल किया जा रहा है, तो जिस चीज को हम रीसेल कर रहे हैं, तो रीसेल की गई गुड्स को हम जीडीपी और जीएनपी दोनों में काउंट नहीं करते हैं।
एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया एक एग्जाम्पल के लिए 2020 में, ठीक है। जब 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया तो इसकी कॉस्ट थी 1 CR। तो जब हम 2020 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने 1 CR को क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया उस वक्त की जीडीपी में। तो 2020 की जीडीपी में ये बिक गया, है ना। अब मान लीजिए 2022 की बात की जाए या 2025 की बात की जाए, तो 2025 में ये बिल्डिंग बिकी 5 CR की, ये एग्जाम्पल है, ये 5 CR की बिकी। जब ये 2025 में 5 CR की बिकी तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ पर इस बिल्डिंग को बिकवाने में मदद करी, जिस बदले में प्रॉपर्टी डीलर को 5 लाख रुपए मिले। अब आप मुझे ये बताइए कि 2025 की जीडीपी में 5 CR एड ऑन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कमेंट करके वीडियो पॉज करिएगा, 2 मिनट सोचिएगा। अगर आपको ये बन रहा है इसका मतलब आपको जीडीपी और जीएनपी का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और उसी वक्त इस पुरानी बिल्डिंग को सेल करने के लिए जिस बिल्डिंग डीलर ने या प्रॉपर्टी डीलर ने इसको बिकवाया था, तो जो 5 लाख रुपए मिले थे, क्या वो जीडीपी और जीएनपी में काउंट होंगे? फिर से पॉज करिए और सोचिए कि क्या 2025 की जीडीपी में 5 CR काउंट होगा या 2025 की जीडीपी में 5 लाख रुपए काउंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। 2025 में क्योंकि ये बिल्डिंग बनी नहीं है, ये बिल्डिंग सिर्फ क्या हुई है, रीसेल हुई है, और रीसेलिंग जो है उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, मतलब ये 5 CR जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग का प्रोडक्शन तो 2025 में हुआ नहीं। क्योंकि इस बिल्डिंग का प्रोडक्शन 2025 में नहीं हुआ, इसलिए ये 5 CR तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर ने इस बिल्डिंग को बिकवाने के लिए जो सर्विसेज दी, भाई जिसने खरीदा है उसको वो बिल्डिंग दिखाने ले गया होगा, उसको बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशंस बताए होंगे, बेनिफिट्स बताए होंगे, तो सर्विसेज कब दी, 2025 में। तो ये सर्विसेज बनी कब, 2025 में। क्योंकि ये सर्विसेज 2025 में बनी थी, इसीलिए ये 5 लाख रुपए तो काउंट होगा, बट ये रीसेलिंग जो है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, आई गेस ये क्लियर होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक ए है, ये फादर हैं, फादर ने अपने बेटे बी को कुछ पैसा ट्रांसफर किया, ठीक है, एज अ पॉकेट मनी, मान लीजिए पॉकेट मनी ट्रांसफर किया। तो फादर ने जब बेटे को ट्रांसफर किया तो बेटे ने कुछ प्रोडक्शन किया नहीं, वो तो सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ मनी है। भाई फादर से सन को सिर्फ पैसा आया है, और क्योंकि पैसे आने पर सन ने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया है, इसीलिए हम यहां ऐसे भी बोलते हैं कि जो चीज ट्रांसफर ऑफ मनी होती है वो ट्रांसफर ऑफ मनी आपका काउंट नहीं होती है जीडीपी में। ठीक है, अब ये ट्रांसफर ऑफ मनी स्कॉलरशिप भी हो सकती है, ये ट्रांसफर ऑफ मनी सब्सिडी भी हो सकता है। तो ना सब्सिडी ना स्कॉलरशिप दोनों ही जीडीपी में काउंट नहीं होते। इसको ऐसा समझिए, एक टीचर, एक बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप आई 20,000 रुपए की, तो जो उसको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप आई होगी वो स्कॉलरशिप जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि उस बच्चे ने उस स्कॉलरशिप को रिसीव करने के एवज में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है। क्योंकि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो वो इंडियन जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आई गेस ये आपको क्लियर होगा। तो उस केस में ना रीसेलिंग काउंट होगी ना ट्रांसफर ऑफ मनी काउंट होगा। ट्रांसफर ऑफ मनी में स्कॉलरशिप भी होगा और ट्रांसफर ऑफ मनी में हमारा दूसरी चीज सब्सिडी भी होगी। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, क्या चीज जीडीपी और जीएनपी में काउंट नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बनता है, दो चीजें होती हैं, एक हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है
और एक हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दो चीजें हैं हमारी, एक हमारा कहलाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा कहलाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब समझिए, इसमें हमने क्या देखा था कि जीडीपी से जब हमें जीएनपी आना होगा तो हम क्या करते हैं, हम आउटफ्लो को माइनस करते हैं और इनफ्लो को ऐड ऑन करते हैं और कंबाइंडली इसको नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड कह देते हैं। ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, अब ऐसा समझिए, जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो मशीनरीज का यूज होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने व्हीकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी हम मशीन्स का यूज करते हैं तो मूवेबल मशीन्स, जो चलत मशीन्स होती हैं, जो चलती हैं, उसके पार्ट्स हमेशा चलने की वजह से क्या होते हैं, घिसते हैं और खराब होते हैं, जिसकी वजह से उस मशीन की वैल्यू और प्रोडक्शन कैपेसिटी में इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं या मूल्यह्रास कहते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीन थी, जिस मशीन से मैं प्रोडक्शन कर रहा था, उस प्रोडक्शन से मेरी इनकम हुई 100 रुपये, एक एग्जाम्पल मानते हैं, तो मुझे कुछ पैसा तो उसके मूल्यह्रास में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो पैसा मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा, वो पैसा मेरा मशीन में लगना ही है। सेम वैसे ही नेशनल इनकम में होता है कि अगर हम एक जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी वो इनकम तो है जिस इनकम से हम प्रोडक्शन करें, ये बात तो ठीक है, या जिससे इनकम हो रही है वो तो ठीक है, बट इसमें से वो डेप्रिसिएशन तो अलग करना पड़ेगा ना भाई। डेप्रिसिएशन अगर हमने अलग नहीं किया तो होगा क्या, हम पूरी इनकम खर्चा कर देंगे, लेकिन हमें पूरी इनकम खर्चा करने का तो हमारे पास कैपेसिटी है नहीं, मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो अलग रखनी ही होगी। तो हम इसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? अब समझिए, जीडीपी की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, जीडीपी की डेफिनेशन हमने देखी थी, इट इज द फाइनल कॉस्ट या इट्स द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इन अ गिवन टाइम पीरियड और एंड इन अ गिवन टेरिटरी। ठीक है, एनडीपी की भी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, एनडीपी की भी डेफिनेशन सेम है, इट्स द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a given financial year, usually taken as 1st of April to 31st of March. ठीक है, in a given territory, ये डेफिनेशन सेम यहां तक आएगी, आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। क्या कह के, आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। सेम ऐसे ही अगर हम यहां पर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लें तो वो हमारा क्या बनता है, एनएनपी बनता है। ये हमारा बनेगा एनएनपी। तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या हुई, जीएनपी हुई, या डेफिनेशन क्या हुई, जीएनपी की डेफिनेशन हुई, जीएनपी का मतलब हुआ इट्स अ फाइनल कॉस्ट ऑफ all the goods and services produced in a given time period, usually taken as financial year from 1st of April to 31st of March by the nationals of the country। यहाँ डेफिनेशन भी सेम होगी, बस इस लाइन के आगे एक दो वर्ड और एड ऑन कर दीजिए, आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। तो ये इस जैसा ही हुआ, ये इस जैसा ही हुआ। तो अगर मुझे यहां से यहां आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटफ्लो को माइनस करना पड़ेगा, इनफ्लो को ऐड करना पड़ेगा और टोटल को मैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल दूंगा। ठीक है, ये तो सेम होगा। हाँ जी,
तो आई गेस इन चारों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से लास्ट टाइम देख लीजिए। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी क्या है? इट्स द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस in a given period, usually taken as the financial year from 1st of April to 31st of March। ठीक है, जीडीपी से जीएनपी आए तो इसी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? इट इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली टेकन एज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st of April to 31st of March by the nationals of the country। GNP हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, NNP हो गया। इससे यहां आना है तो आउटफ्लो जो पैसा बाहर जा रहा है उसको माइनस करना है, इनफ्लो जो पैसा कंट्री में आ रहा है उसको एड ऑन करना है। ये चार कंसेप्ट हमारे नेशनल इनकम के कंसेप्ट होते हैं। आई गेस आपको ये चार कंसेप्ट जो हैं वो नेशनल इनकम के कंसेप्ट क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बताएं यहां तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है। हम उसको वैसा फिर डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर या डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आ रहा है। कुछ और क्वेरीज हों आपको कि सर इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पुराने वीडियोस में या इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, MPPSC का जितना भी पूरा सिलेबस है हम उसको अभी टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे, बट पहले मैं आपको एक बेस बनवा दूं कि चीज़ों का कि क्या चीज़ कैसी है। जैसे हम मान लीजिए विकसित भारत पढ़ेंगे तो विकसित भारत पढ़ते टाइम हमें पहले पता तो होना चाहिए जीडीपी क्या है। नहीं तो मैं बता दूंगा 2047 तक हमारा जीडीपी का टारगेट इतना है, आपको पता ही नहीं है जीडीपी क्या होता है। तो पहले हम एक फंडामेंटल बेसिस पर क्लास रेडी करेंगे, फिर आपका जो इकोनॉमिक्स का मेंस का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस मैं यहाँ कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी कहलाती है जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, ठीक है, और एक कहलाती है हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक क्या बना? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फैक्टर प्राइस क्या होता है। फैक्टर प्राइस का मतलब है जब भी मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उस प्रोडक्शन में मुझे कौन कौन सी चीजें लगनी है, इसको लागत मूल्य कहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ये लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य का मतलब हुआ क्या बेसिक चीज है जिसको मैं लगाकर एक प्रोडक्शन शुरू करके प्रोडक्शन को ला सकता हूं, प्रोडक्शन में ला सकता हूं या कोई भी उत्पादन कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए जो फैक्टर कॉस्ट मानी जाती है वो फैक्टर कॉस्ट मानी जाती है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पर्सन जो इन्वेस्टर है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति के पास लैंड नहीं है तो वो लैंड पर क्या देता है? रेंट देता है। तो रेंट आपकी फैक्टर प्राइस बनती है। किसी के पास मान लो लेबर है, लेबर नहीं है तो लेबर वो किसी को हायर करेगा तो लेबर को क्या देगा? वेज देगा। तो वेज हमारी क्या हो गई? सैलरीज हमारी क्या हो गई? फैक्टर प्राइस हो गई। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर प्राइस हो जाएगी। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो प्रॉफिट अर्न करेगा या जो भी एक लाभ अर्जित करेगा वो हमारी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। इन सब का समेशन हमारा क्या बनेगा? फैक्टर प्राइस। ठीक है, चलिए एक फिर से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं एक टी शर्ट इंडस्ट्री लगाई मैंने। अब टी शर्ट इंडस्ट्री लगाई तो मेरे पास लैंड नहीं थी तो मैंने लैंड पर रेंट दिया। एक एग्जांपल के लिए मैंने रेंट दिया एक साल में 100 रुपए। ठीक है, वेज दी फॉर एग्जांपल 200 रुपीज। कैपिटल नहीं था तो मशीनरी के लिए लोन लिया था तो मैंने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया फॉर एग्जांपल 300 रुपीज और प्रॉफिट निकाला फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। तो 3, 5, 6, 700 रुपीज मेरा क्या हो गया? एक लॉस कॉस्ट बनी पूरी, फैक्टर कॉस्ट।
अब इतना पैसा मैंने लगाया, इतना पैसा लगा के मान लो मैंने टी शर्ट्स की, जो मैंने टी शर्ट इंडस्ट्री लगाई थी, इसकी 100 यूनिट्स बनाई। ठीक है, कितनी यूनिट बनाई? 100 यूनिट बनाई। तो एक टी शर्ट की जो फैक्टर कॉस्ट आई, वो फैक्टर कॉस्ट कैसी निकलेगी? 700 डिवाइडेड बाई 100, तो 7 रुपए। तो ये 7 रुपए मेरी क्या हुई? वो कीमत है जिस पर मुझे ये फैक्ट्री पर बन रही है, और ये मेरी फैक्टर कॉस्ट है। तो जब हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हों और फैक्टर कॉस्ट को कंसिडरेशन में रखें, वो कहलाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस कहलाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इस टी शर्ट्स को मार्केट में बेचने जाएं तो इस कॉस्ट पर तो नहीं बेचेंगे मार्केट प्राइस पर। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी फैक्टर प्राइस है, इस फैक्टर प्राइस में हमें जितना टैक्सेस देने हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन कर देंगे। भाई जो टैक्स लगेगा वो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस में ऐड ऑन होंगे? वो प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड ऑन होंगे। तो फैक्टर प्राइस में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन कर दिया जाए और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए, तो वो मेरी क्या बनेगी? मार्केट प्राइस। ठीक है। इसमें आप चाहें तो इन्वेंट्रीज कॉस्ट भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट भी एक चीज़ है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट भी ऐड ऑन कर दो, ये बनेगा आपका मार्केट प्राइस। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसा बनती है, या मार्केट प्राइस कैसे होगी, पहले ये समझ लो। मान लो 7 रुपए मेरी क्या थी? कीमत थी। फैक्टर कॉस्ट कितनी निकली थी मेरी? 7 रुपए निकली थी। इस 7 रुपए पर मैंने टैक्स दिया 3 रुपए। ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट आई 1 रुपए, सब्सिडी मिली 1 रुपए, तो ये मार्केट में कितने की बिकेगी? 10 रुपए की। तो अब अगर इस कॉस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाए और इस कॉस्ट के बेसिस पर जीडीपी को ऐड ऑन किया जाए, तो वो कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनता है। तो फिर से वही डेफिनेशन होगी, क्या होगा? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड इन अ गिवन टेरिटरी। ये हमारा बन गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अगर पूछें मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में रियल इनकम कौन सी है, ठीक है, तो रियल इनकम किसको बोलेंगे? हम फैक्टर प्राइस को बोलेंगे, क्योंकि हम मार्केट प्राइस को टैक्सेस वेरी करके वेरी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने 3 रुपए से बढ़ाकर 30 कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? 27 रुपए और बढ़ जाएगा, तो जीडीपी हो गई 37 रुपए की। बट एक्चुअली में क्या प्रोडक्शन 37 का हुआ? नहीं, प्रोडक्शन तो 7 का ही हुआ था। तो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस जो है उसको हम क्या मानेंगे? सही नेशनल इनकम मानेंगे। ठीक है। आई गेस ये दोनों चीजें क्लियर होंगी आपको। इसमें कोई डाउट तो मुझे बताइए। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए है कि लग रहा है सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले एक ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आई गेस मुझे ये लगता है कि ये चीज़ क्लियर होगी, तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट देख लेते हैं हम आज। एक हमारा कंसेप्ट होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, और दूसरा हमारा एक कंसेप्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस, दो चीजें बनती हैं हमारी। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल मानते हैं, बेस ईयर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ मेजर करनी है तो ग्रोथ के लिए हमें एक फंडामेंटल चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछें कि आपकी हाइट जो है वो एग्जांपल के लिए 6 फीट है, तो बता दिया जाए कि आपकी हाइट 6 फीट है, तो आप इससे ये नहीं बता सकते कि आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए मुझे प्रीवियस एक बताना पड़ेगा कि पहले भाई हाइट जो थी वो 5 फीट थी, अभी 6 फीट हो गई है। जो पहले बताया गया ये कंपैरिजन के लिए है। तो ग्रोथ को तभी मेजर किया जा सकता है जब हमारे पास एक बेस हो जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकें। सेम ऐसे ही जीडीपी के मेजर करने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। ठीक है, बेस ईयर 2011 एंड 12।
ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पूरी जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ वीट का प्रोडक्शन हुआ, हम समझने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ वीट का प्रोडक्शन हुआ। मान लो 1000 केजी वीट का प्रोडक्शन हुआ था, 1000 केजी वीट का प्रोडक्शन हुआ था। 1 किलो वीट की कॉस्ट जो थी वो 10 रुपीज थी, तो मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 10,000 रुपीज जो आए, वो 10,000 रुपीज मेरी क्या हो गई, 2011-12 की जीडीपी हो गई। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब हम बात करते हैं 24 और 25 की, 2024 और 25 की बात करें। 2024-25 में प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 2000 किलो। ठीक है, अब इस साल जो प्राइस थी वो बढ़ के हो गई 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। तो इस बार की अगर जीडीपी देखें तो हमारी जीडीपी बनती है 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज, क्योंकि हमने इस बार करंट प्राइस लिया था ये कैलकुलेशन करने के लिए। भाई ये करंट प्राइस है ना, करंट ईयर का प्राइस है, क्योंकि ये करंट ईयर का प्राइस था इसीलिए ये जो जीडीपी है ये जीडीपी कहलाती है जीडीपी एट करंट प्राइस। ये जीडीपी एट करंट प्राइस कहलाएगी। इसी कैलकुलेशन के लिए मान लो इस साल हमने बेस ईयर के प्राइस को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और बेस ईयर के प्राइस को ही कांस्टेंट प्राइस लेकर कैलकुलेट किया, तो उस केस में मेरी जीडीपी जो आएगी वो कहलाएगी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो सिंपल है कि अगर करंट ईयर प्राइस को लिया जाए तो जीडीपी एट करंट प्राइस बनता है, और अगर बेस ईयर प्राइस को कांस्टेंट रखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, आई गेस क्लियर है। अब देखिएगा, इन दोनों में पूछा जाए तो इन दोनों में बेटर पिक्चर कौन देगा, कांस्टेंट प्राइस। क्यों, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो गया और इन्फ्लेशन होने से प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने पर जीडीपी बढ़ जाएगी, तो जीडीपी एट करंट प्राइस बढ़ी हुई दिखेगी, बट असल में प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, नहीं। लेकिन इसका फर्क कांस्टेंट प्राइस पर नहीं आएगा, और क्योंकि इसका फर्क कांस्टेंट प्राइस पर नहीं आएगा तो उस केस में कांस्टेंट प्राइस जो है वो हमें एक बेटर पिक्चर देगी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को ही कंसिडर किया जाएगा। आई गेस ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बढ़िया। चलिए, तो आज हम नेशनल इनकम के इस सेक्शन को यहीं खत्म करते हैं डिस्कशन को। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। तो जो हमारा लेक्चर 4 आएगा उसमें हम फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी यूनिट 2 का सेकेंड पॉइंट दिया गया है, जहां पर बजटरी प्रोसेस है, टैक्सेशन है। ये सेक्शन जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ चेंजेस अगर आपको लगते हैं कि सर इसका डिस्कशन होना चाहिए या कुछ और होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे और करेंगे। आज के लिए थैंक यू।